हाँ जी, आ जाइए। सो लेक्चर नंबर 2, डेट क्या है आज? 17th of Jan. यस, 17 जनवरी 2024। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी से जानते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। फ्री फॉल, जो कि हम मोशन में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने मोशन चैप्टर किया था उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, बट यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो भी एक एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। एंड कैपलर्स लॉ, कैपलर्स के 3 लॉज हैं जो प्लेनेटरी मोशन के बारे में हमें बताते हैं। तो ये हम 3 लॉज डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड जो कंपटीशन में जिस तरह के सवाल आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? अब ये टॉपिक जितने भी है ना, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, डिफरेंसेस हैं, फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स हैं, जी के बारे में सारी बातें आपको पता होगी, ये सब आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए यहाँ तक। अब मुझे आप में से ही कोई बताएगा, हैंड रेज करेंगे, कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। बताओ। लॉ डिस्कस किया था आई गेस। क्या होता है लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है बताइए। यस मंताशा? Ma'am, like it's everything in the world attracts each other and Yes. they pull जो भी each चीज के other. पास मास है, ठीक है, मैटर है। मास क्या होता है? मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो मास है तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के साथ, जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक मास है m1, एक मास है बेटा आपके पास m2। इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक है, तो फोर्स जो है इनके बीच में दैट इज इक्वल टू g m1 m2 बाय में r²। ये आपके पास अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ऐसा ही फोर्स आप एक पढ़ेंगे जब आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, वो भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो उसके लिए भी आप 12th क्लास में पढ़ाई करेंगे। जी की जगह पर एक और कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल के। चार्जेस मासेस की जगह चार्जेस आ जाएंगे Q1 Q2, और उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस r²। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको लेना है, ये सेंट्रल फोर्स में आता है। पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इक्वल एंड अपोजिट लगता है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि m1 भी इसी, ये मैग्नीट्यूड है मान लो। ठीक है, फोर्स पता आपको वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप देखोगे m1 पे m2 कितना फोर्स लगा रहा है तो यही वैल्यू आएगी, बट डायरेक्शन रहेगा ये। m2 पे m1 कितना फोर्स लगा रहा है यही वैल्यू आएगी, बट डायरेक्शन टूवर्ड्स m1 आएगी। तो ये भी आपके पास सेम है, इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, बट क्या दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा? फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन सेम होगा? होगा क्या? बट एक्सेलरेशन इज नॉट सेम। जैसे m1 m2 को खींच रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं कितनी लगेगी, तो ये जो वैल्यू आपने fg की लिखी डिवाइडेड बाय इसका मास आएगा ना, ये आपके पास एक्सेलरेशन होगी सेकंड ऑब्जेक्ट की। अगर आप इस पे देखेंगे तो fg बाय में m1 आएगा, ये एक्सेलरेशन होगी फर्स्ट की। ये अपोजिट इन डायरेक्शन तो आएगा, बट मैग्नीट्यूड जो है वो अलग रहेगा, क्योंकि मासेस अलग है, राइट, बट एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। अब यही जो कॉन्सेप्ट है यही लग जाता है कि डेली लाइफ में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्सेस नहीं महसूस होते, नहीं फील होते। जैसे मान लीजिए जी है, जी की वैल्यू आपके पास क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो 10⁻⁻11 बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है ना। और आपके डेली लाइफ में मासेस कितने होते हैं? 1000 kg, 500 kg, 400 kg। हमारे हमारे मासेस लेंगे तो कितने होंगे? 50, 60, 70, इससे ज्यादा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है बहुत कम होती है।
पर अर्थ जब अट्रैक्ट करती है तब तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। मान लो आपने कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग से नीचे गिरा है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे जाता है ना, ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर, वो अट्रैक्शन तो वहां पर हो रहा है, वो तो मूव कर रहा है। क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स आएगा उसका वैल्यू ऑब्जेक्ट को तो मूव करा देगा, लेकिन अर्थ को वो मूव नहीं करा पाता, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, अर्थ के ऊपर भी लगता है वही सेम फोर्स, लेकिन अर्थ इतनी मैसिव है उसका मोशन हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऑब्जेक्ट्स का हमें टूवर्ड्स अर्थ देखने को मिल जाता है। आई थिंक ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एप्लीकेशंस। कोई बताएगा एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशन? यस, हैंड रेज कीजिए बेटा। क्या कहाँ यूज होता है डेली लाइफ में, बताओ। कुछ सैटेलाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आया? हमारी अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है। कैसे घूमती है वो? कोई भी चीज को घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है सेंटर की तरफ। वो फोर्स कौन दे रहा है? ये ग्रेविटी वाला फोर्स दे रहा है। यही ग्रेविटी वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है और सैटेलाइट मूव कर पाती है, या प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर पाते हैं। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर सैटेलाइट का मोशन, प्लैनेट्स का मोशन, और बताइए कहाँ यूज हो रहा है? भूत। यस यस मंताशा। मैम इफ वी सी इन आवर डेली लाइफ, सो जब हम वाटर को पोर करते हैं या कोई ड्रिंक पोर करते हैं ग्लास में, तो वहां भी ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन है। यस, ये तो हमको डेली लाइफ में दिखता ही है। अगर मान लो हम जंप भी कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, तो हम नीचे ही आएंगे। कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से फेंका, जो फ्री फॉल का केस हो गया, आपने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे तो वो नीचे की तरफ ही आता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और बताइए। मैम मून की मोशन, वॉकिंग। यस, मून हमारे प्लेनेट के अराउंड जो है घूम रहा है, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वहां पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टूवर्ड सेंटर, आपके पास वो क्या बनता है? प्लेनेट और मून के, या अर्थ और मून के बीच में वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। और बताओ। टाइड्स, टाइड्स भी हमारे पास यही है। जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से टाइड्स बनती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास आज का टॉपिक क्या है? हमें रिलेशनशिप देखना है एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एसआई में तो पता है आपको, जो अभी हमने पीछे करी थी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको सीजीएस में करना है तो किलोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन को डायन में करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या था आपके पास? मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है? ये तीन टॉपिक अभी मेन लेते हैं। तो लेट अस फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड कि जी का वैल्यू कितना आता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन में और डाइन में एक रिलेशनशिप होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵। ठीक है, सो ये इसी यूनिट को चेंज करना है बस। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, तो ये हमने लिख दिया 10⁵, न्यूटन को बदल के लिख दिया डाइन। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर है यानी कि कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर चेंज हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है बेटा? 1000। तो 1000 इंटू 1000, क्योंकि स्क्वायर है, राइट, तो 10⁶ हो जाएगा 1000 इंटू 1000। और किलोग्राम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम स्क्वायर। ये नीचे है किलोग्राम स्क्वायर, तो नीचे ही हमने 10⁶ लिखा है। बस अब इन 10 की पावर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 + 4 हो जाएगी। जैसे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 10⁹ हो गया। 10⁻11 एज इट इज, 10⁶ एज इट इज लिख लिया। अब हमने क्या किया? 10⁻, जो 6 नीचे थी वो भी मैं ऊपर ले गई, 10⁻⁻6 हो जाएगा जब आप ऊपर पावर लेके जाते हैं। 9 और -6 जैसे पावर जो होती है ऐड हो जाती है, जैसे 10⁹ प्लस -6, तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 6। तो आपके पास कितना बच गया? 10⁻3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 10⁻11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8। तो ये रिलेशनशिप है, कभी यूज करना पड़ जाए तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है,
So 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kilogram square is equal to 6.67 into 10 to the power minus 8 9 centimeter square by में ग्राम स्क्वायर. यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, आगे चलते हैं फिर. चलें, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और 11th क्लास में ये पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा. अभी तो इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी, बाद में आप इसको डिटेल में डिराइव करेंगे जब आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे. ठीक है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका है, आपने ड्रॉप किया या आपने उसको फेंक दिया, तो अब इसका मोशन दो चीजों के अंडर होता है. एक तो आपके पास क्या आएगा, एयर फ्रिक्शन आएगा, और आपके पास क्या होता है, एक्सल जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो वाला जो फोर्स होता है. ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं. और एक्सेलरेशन होता है कि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं कि एक मास, मान लीजिए पर्सन है, इसका स्मॉल एम है और अर्थ का कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, जस्ट ऊपर है, ये ऐसे बहुत ऊपर नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ है. तो इसके बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में अर्थ का जो रेडियस होता है उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा ना. ठीक है, इसको रेडियस ऑफ अर्थ बोल देते हैं. ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या रहेगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि जी कैपिटल एम एम बाय में आर स्क्वायर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, यही है ना. और इसी को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. अगर कोई फोर्स लग रहा है पर्सन के ऊपर, यानी कि दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. इसी फोर्स को, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको मैं ma से अगर कंपेयर कर दूंगी तो मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी. देखो फोर्स आपके पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के केस में जो ऑब्जेक्ट पुल होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, वो mg से पुल होता है. वेट जो बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे पुल होता है, वेट से, mg. एक ही जगह पर हम g यूज करते हैं. जब अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ma में एक ही जगह क्या हो जाता है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब ये जो अर्थ पुल कर रही है, जिसको आप, जैसे मैं mg लिखती हूँ, ये आपके पास क्या है, वेट. वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है. और अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जी एम बाई आर स्क्वायर. अब ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर मैं अर्थ की बात करती हूं तो मास यहाँ पर क्या है, मास ऑफ अर्थ है. रेडियस जो है, रेडियस ऑफ अर्थ. जब सरफेस ऑफ अर्थ पे आप ग्रेविटी, ये जो जी है, जी की वैल्यू चेक करो. जी की वैल्यू चेंज होती है जब बहुत ऊपर चले जाएंगे सरफेस से या सरफेस के नीचे आ जाएंगे. ठीक है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे. इसको आप मेंशन कर लो, सरफेस ऑफ अर्थ पे. जब सरफेस ऑफ अर्थ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो ना, 9.8. जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपके पास क्या आएगी, आर क्या होता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. वैसे 6400 किलोमीटर है और उसको आपने मीटर में कर लिया. मास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. अब स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने अभी निकाला, जी एम बाय में आर स्क्वायर. इसमें हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज, तो जी की वैल्यू पुट करी, एम की पुट करी, आर की पुट करी, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम, आप देख सकते हो सारे यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. 6.4 का होल स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, 40.96. 10 की 6 का होल स्क्वायर, ये पावर 12 आ जाएगी. सारी पावर ऊपर इकट्ठी कर ली 10 की, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स बनेंगे. जैसे ये आपने क्या किया, यहाँ पर 10 टू द पावर 24 और -12 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 12. ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना होएगा, 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर -11, तो सिर्फ एक 10 बचेगा. 6.67 इंटू 6 बाय 40.96. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आता है जो आप न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली कई बार न्यूमेरिकल्स में हम इसको 10 भी यूज कर लेते हैं. अगर गिवन नहीं होता कि ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम कई बार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं. बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है 9.7 समथिंग आती है, उसको भी हम राउंड ऑफ करके 9.8 लिखते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है?
हमने क्या किया, Yes, हमने देखा फोर्स ऑफ Yes, ma'am. अट्रैक्शन जो है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो लॉ के हिसाब से आया, ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से, हमने उसको कंपेयर कर दिया। जो अर्थ पुल करती है जिस फोर्स से टुवर्ड सेंटर, वो वेट होता है mg से, वहां से हमारे पास g की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये तो कहानी हमने लिखी है सरफेस के लिए। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर या अंदर आपके पास सरफेस के आ जाता है, या किसी और प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अर्थ की नहीं, किसी और ही प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है उसमें जी ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वायर। ये होता है फिर आपके पास जी ऑन प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस, डिस्टेंस। ये देखो इसको कैसे करना है, मान लो ये आपके पास कोई भी प्लैनेट है, जुपिटर ले लिया मैंने, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है जुपिटर के सरफेस के ऊपर, ये भी छोड़ो, आपको सरफेस के ऊपर देखना है। तो आप क्या लिखोगे, जी एम की जगह मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ जुपिटर का होल स्क्वायर। बट अगर किसी और ही डिस्टेंस में, मान लो यहाँ नहीं है, ऊपर 300 किलोमीटर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, हवा में एरोप्लेन है, और इसके बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर जी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है सरफेस के ऊपर जाने पर चेंज हो जाएगी। मैंने लिख दिया, मान लीजिए जी डैश एट सम हाइट एच, ठीक है, तो अब एम जी की बजाय एम जी एच डैश दैट इज इक्वल टू जी एम। प्लैनेट जुपिटर का जितना भी मास है वो हम मान लेते हैं सेंटर पे। स्फेरिकली ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक जब ऑब्जेक्ट होता है, सारा मास उसका सेंटर पे मान सकते हो। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लेते हैं आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला कुछ लगभग सिमिलर सा आपका बनता है इसी तरीके से, जी जो है जी एम बाई आर स्क्वायर, बट आप सरफेस पे लेते हो तो आर, स्मॉल आर जो है वो बन जाता है रेडियस। अगर किसी और हाइट पे लेते हो तो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लो, वो आपके पास आर होता है। और मास ऑफ द प्लैनेट जो भी आपको लेना है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो एमपी की जगह क्या आ जाता है, एम ई, और आर सरफेस पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस के अलावा मान लीजिए, अगर मान लो अर्थ के ऊपर ही आप इस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हो कि जी की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपली देखो यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, तो हमारे पास जी एट दिस हाइट कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। क्लियर है? अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे 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 आप अर्थ से दूर जाते जा रहे हो, जी की वैल्यू घटती जा रही है, पास आते जाओगे सरफेस पे बढ़ जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. ये सेम ही फॉर्मूला लगेगा बाकी प्लैनेट्स के लिए, बस मास और जो आर है सरफेस की अगर बात करें, प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के भी सरफेस पे अगर आप बात कर रहे हो तो मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, वहां पर जी की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें मून के ऊपर, तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो 1/6 टाइम ऑफ जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। इसलिए वहां पर वेट भी क्या आता है, 1/6 टाइम्स आता है, क्योंकि वेट होता क्या है, एम जी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी वेट निकाल रहे हो, मान लो एम जी करके सॉल्व करके निकालेंगे, वहां पर उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। जैसे इस पे दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आपको पता है मास तो चेंज नहीं होता, किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ मास तो वही रहेगा। तो एम जी एम क्या हो जाएगा, ये वेट ऑन मून, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एम जी ई क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय में 6 1/6 टाइम हो जाता है। क्लियर है? और जितना दूर लेके जाओगे, यहाँ कैपिटल आर रेडियस की बजाय क्या करेंगे, जितना भी दूर पे लेके गए हो आप, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लो, वहां पर आपको जी की वैल्यू मिल जाती है। तो ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया, वैसे आप पढ़ेंगे इसको क्लास 11th में भी, बट कॉम्पिटेटिव व्यू से थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ कि आप इसको किसी भी प्लैनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी हाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं वेरिएशन ऑफ डी, अभी मैंने आपको विद एल्टीट्यूड यानी सरफेस से कितना ऊपर आप जा रहे हो उसके हिसाब से, विद डेप्थ, मान लीजिए आपने सुरंग खोद के आप धरती के अंदर घुस गए हो, तो वहां पर भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और जो शेप है अर्थ की, उसकी वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अब मैंने आपको यही बताया था, मान लो कि आपके पास ये बहुत ऊपर है, अराउंड 500 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम यहाँ आर की बजाय स्मॉल आर ले लेते हैं। वो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेकर इस पर्सन तक का। तो अगर मैं इसके लिए जी की वैल्यू लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर मुझे सरफेस पे ये पर्सन खड़ा करना था और यहाँ देखना था जी की वैल्यू, तो कितनी हो जाती, जी मास ऑफ द प्लैनेट तो सेम ही है
डिवाइडेड बाय में रेडियस आ जाता है यहाँ पे, इतना फर्क है। ठीक है, तो विद एल्टीट्यूड पर्सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा आपके पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में चीज बढ़ती जा रही है ना, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी जगह कैपिटल आर से कंफ्यूज हो गए तो इसको स्मॉल आर कर लो। ये आपके पास सरफेस पे कहानी लिखी जा रही है और ये कहीं पर भी h हाइट पे है या r हाइट पे है। r है आपके पास सेंटर से सेंटर। ठीक है, तो आपके पास द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। अब सेकंड केस है विद डेप्थ, मान लीजिए आप इसमें अंदर चले गए हैं, अर्थ के अंदर चले गए हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए आप एक बार अभी के लिए फॉर्मूला जो है याद कर सकते हैं, जो आपका आएगा वो है फॉर्मूला, अभी बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर अ पर्सन गोज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या होगा, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी डेफिनेटली, और ये फॉर्मूला यूज होता है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाय आर। डी है क्या, सरफेस से कितना नीचे चला गया, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको दिख रहा है जी इंटू में 1 माइनस डी आर, तो जो जी है इसको बोलते हैं सरफेस के ऊपर वैल्यू है, तो उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो, यानी अंदर आप जो वैल्यू निकाल रहे हो सरफेस की वैल्यू से कम आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाता है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अब मान लो सेंटर पे चले गए, इसी फॉर्मूले में आ दो, सेंटर पे चले गए तो सरफेस से कितना नीचे चले गए, आर नीचे चले गए ना, डेप्थ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ ही हो जाएगी, तो आर बाय आर करोगे तो 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, यानी सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, आपको सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। तो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दोनों केसेस में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको एक और फॉर्मूला बताऊं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप उसको देख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी बाय में 1 माइनस एच बाय में आर का होल स्क्वायर। जैसे ये फॉर्मूला जो लिखा गया है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो लिखा गया है पर्सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक के डिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपको पता है कि वो सरफेस से कितना ऊपर है, सपोज ये यहां से h हाइट ऊपर चला गया, आपको ये दे रखा है कि सरफेस से कितना ऊपर, सरफेस से कितना ऊपर है, लाइक 500 किलोमीटर ऊपर वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके उस 500 किलोमीटर पे वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आपको सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस दे रखा है, सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ पर्सन, उससे भी निकाल सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। जी डैश यानी h हाइट के ऊपर कितना जी की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू जी, ये आपके पास सरफेस पे है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस एच बाय आर का होल स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला डेप्थ के लिए है और ये फॉर्मूला हाइट के लिए होता है। अब ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, जो शेप होती है ना अर्थ की, वो एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं होती है, थोड़ी सी अंडे जैसे आकार की होती है, इसको इलिप्सॉइड भी कहते हैं। अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे दो रेडियस आ जाएंगे, जब वो स्फेरिकल नहीं है तो एक रेडियस तो आपके पास ये होगा ऐसे, और एक रेडियस आपके पास ये होगा। यस शगुन बोलो बेटा। Ma'am, can you please explain again with altitude? ओके, सपोज मान लो आप 500 किलोमीटर ऊपर हो। ठीक है, मुझे 500 किलोमीटर ऊपर क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करो। ये 500 किलोमीटर क्या है, अबव सरफेस ऑफ अर्थ, अबव सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से नहीं डिस्टेंस दे रखा आपको, कहां से दे रखा है, सरफेस से ऊपर कितना है, तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी जो कि वैल्यू आपको पता है, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लेते हैं 10, सरफेस पे कितनी होती है 10, 1 माइनस, यहाँ पर 500 किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 1000, तो इनटू में 1000 हो गया। और अर्थ का रेडियस आपको पता है, वैसे आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नीचे भी अगर रेडियस का हम 6400 किलोमीटर रख दे तो ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर कट जाएगा, उसमें कोई जरूरत भी नहीं है आपको चेंज करने की। और इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 500 किलोमीटर। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, जी की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास ऑफ अर्थ पुट करो 6 इंटू 10 टू द पावर 24, एंड आर अगर पुट कर रहे हो तो सेंटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, यानी 6400 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, 00549, 6900 किलोमीटर को मीटर में
कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों आपके पास सिमिलर आंसर, सिमिलर आपके पास आंसर्स आएंगे, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास जितना ऊपर जाते जाओगे वैल्यू उतना घटती जाएगी जितना, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जी में से आपने कुछ माइनस किया है, ये है डी डेप्थ बिलो, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ओके चलिए फिर हम करते हैं अब शेप की बात। अच्छा, अब अगर वो स्फेरिकल नहीं है तो यहां से आपके पास एक पॉइंट निकल के आता है कि पोल तक का रेडियस जो होगा और जो आपके पास इक्वेटर वाली पोजीशन पे रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ जो रेडियस है वो ज्यादा होगा ना इसके कंपैरिजन में। अगर आपने बॉल को पिचका दिया तो एक रेडियस कम एक रेडियस ज्यादा हो गया। और आप ये वाला फॉर्मूला उठा सकते हो, जैसे अगर मान लो मैं सरफेस के ऊपर ही देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे जी का? जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में रेडियस एट पोल का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे? जी इज इक्वल टू जी एम रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर। तो अगर पोल वाला रेडियस कम है तो उसका जी का वैल्यू ज्यादा होगा ना, ये आपने कम कर दिया तो ये ज्यादा हो जाएगा। और इक्वेटर में रेडियस ऑफ जो इक्वेटर है वो आपके पास क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेडियस एट पोल, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ड्यू टू शेप आपके पास ये चीज निकल के आती है कि पोल के ऊपर जी का वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर पे जो होता है, और इक्वेटर से पोल पे जाते जाओगे इंक्रीज होता जाता है। आई बात समझ में सबको? पोल आर क्लोजर टू सेंटर देन इक्वेटर। तो जी मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, जीएम बाय में आर पी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपके पास आर पी कम होता है, यहाँ पे आर अगर कम है तो जी बढ़ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज एट पोल्स एंड डिक्रीजेज एट इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर आर की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी एक बार दोबारा से इसको देख लो, कोई भी डाउट है 1 मिनट देती हूँ, जस्ट एनालाइज एवरीथिंग। ऑन सरफेस कैसे लिख रहे हो, किसी सेंटर से सेंटर हाइट आपने जो है मान लो 600 किलोमीटर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लेगी तो अर्थ के सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है। एच हाइट की फॉर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेप्थ की फॉर्म में पता होना चाहिए, शेप का इफेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए। जस्ट एक बार रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। जी की वैल्यू क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ जी की वैल्यू एट एच हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? वो नया जी वैल्यू जी डैश लिख दिया मैंने, वो कैसे रिलेटेड है? सरफेस के जी से वो फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आप डी हाइट या डी डेप्थ नीचे आओगे अर्थ में तो जो नया जी बनेगा वो पुराने वाले जी से कैसे कनेक्टेड है वो फॉर्मूला लिख दिया है। पोल के ऊपर आपके पास जो रेडियस का वैल्यू है वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो पोल के ऊपर जी का वैल्यू बढ़ता है और आपके पास इक्वेटर पे जी का वैल्यू घटता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हम आगे चलते क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास हाफ एज दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड हमारे अर्थ के लिए नहीं है, कोई और प्लैनेट की कहानी अगर करेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। जैसे इन्होंने क्या बोला, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। कोई भी एक प्लैनेट ले लेते हैं जिसका मास है हाफ एज दैट ऑफ अर्थ, अर्थ का हम मान लेते हैं एम ई, ठीक है, उसका आधा है, और जो इसका रेडियस है वो कितना है? ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आर ई होता है तो ट्वाइस ऑफ आर ई, ये अर्थ बना लेते हैं। अर्थ का मास एम ई होता है, रेडियस कितना होता है इसका? आर ई। तो अगर मैं इसके लिए जी की वैल्यू लिखूं तो इसका आपको पता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में आर ई स्क्वायर। अगर मैं इसके लिए लिखूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू कितना होगा बताओ? कैपिटल जी तो सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लैनेट आएगा डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर, जो कि आपको दे रखे हैं अर्थ के कंपैरिजन में। एमपी की जगह क्या क्या पुट करेंगे? एम ई बाय में
आरपी की जगह क्या पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ आर ई का होल स्क्वायर। तो सॉल्व होके क्या आ रहा है, जी एम ई बाय में 8 आर ई स्क्वायर एंड जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर क्या है आपके पास, स्मॉल जी, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू है, जी बाय में 8। अभी आप पुट कर सकते हो जी की वैल्यू, कितना पुट करोगे, 9.8 डिवाइडेड बाय में 8, या अप्रोक्सीमेटली लिखना हो तो आप लिख सकते हो 10 बाय में 8। इसको सॉल्व करके 2 4 जा 8, 2 5 जा, सो 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे आंसर आएगा। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग दूसरे प्लेनेट के साथ कंपेयर करके आपको पूछ सकते हैं जी का वैल्यू कितना होगा। अब ये ना कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम सब जगह जी जी लिख रहे हैं, सरफेस के लिए हम लोग ज्यादातर जी लिखते हैं, अदरवाइज हम जी डैश कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू अलग आएगी ना, मास अलग है, रेडियस अलग है, तो वैल्यू अलग आती है। समझ में आया सबको, आगे चलें बेटा। Yes, ma'am. चलो आगे आ जाओ फिर। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास एंड वेट के अंदर, एंड फिर लास्ट डिस्कशन हमारा फ्री फॉल। डिस्टिंग्विश करते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी। बताइए आपको क्या डिफरेंस लगता है, वैल्यू में डिफरेंस है एक तो, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, यस मंताशा। मैम फर्स्ट डिफरेंस इज दैट जो कैपिटल जी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। और स्मॉल जी की वैल्यू मैम वो वेरी करती है फिर। करती है, सरफेस पे कांस्टेंट है, या आसपास आप ले रहे हो ना, अर्थ के सरफेस के आसपास ले रहे हो, लाइक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी चलेगा, हम लोग सेम वैल्यू लेके चल लेते हैं, लेकिन बहुत ऊपर और बहुत नीचे चले जाएंगे तो वेरी करती है। यस अलीशा बोलो बेटा। Ma'am, second difference is that universal gravitation constant is denoted by capital G and acceleration due to gravity is denoted by small g. यस वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बताया तुम दोनों ने ही। पहला आपके पास देखिए क्या है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उसको आप कैपिटल जी बोलते हैं। जैसे फोर्स देखिए क्या है, ये होता है G m1m2/r², ऐसे लिखते हैं ना, ये बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस। अगर m1 m2 में यूनिट मास ले लूं, ठीक है, और कितना दूरी पे है, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है, तो जी कुछ नहीं है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही बन जाएगा, अगर हम उसको फॉर्मूले से डिफाइन करें, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो मैम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है और स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी है। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैल्यू जो होती है आपके पास ये क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, यहाँ पर आती है सरफेस के ऊपर 9.8। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्मॉल जी की वैल्यू वेरिएबल होती है। और एक आपने अभी बताया कि कैपिटल जी आपके पास क्या है, स्केलर वैल्यू है वो, ठीक है। और मैम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर है, और स्मॉल जी की इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सभी डिफरेंस क्लियर हो गए। तो ये 3 से 4 डिफरेंस अगर आपका बोर्ड का भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखने हैं, वहां पर लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेंगे। ओके अच्छा, एक और, जैसे प्लेनेट टू प्लेनेट भी जी का जो वैल्यू है ना वो सरफेस पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल जी तो किसी प्लेनेट पे चले जाओ सेम रहेगा। अब आगे चलते हैं, मास और वेट में डिफरेंस देखते हैं। मास कोई भी जगह पे आप चला जाओ वो चेंज नहीं होता, जैसे ये 2 पर्सन है, एक अर्थ पे है एक मून पे है, 100 kg 100 kg, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेट चेंज होता है। वेट होता है m इंटू में g, जो भी प्लैनेट का, मून का, अर्थ का जो अपना g आएगा ना, वैल्यू निकल के जो आएगी, वो हमको मल्टीप्लाई करना होता है मास से। तो आपको पता है जैसे मून के ऊपर क्या हो जाती है, अर्थ के 1/6 टाइम जी की वैल्यू हो जाती है, तो वेट भी ऑब्वियस सी बात है 1/6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यस अभिषेक बोलो बेटा। मैम अगर किसी का स्टेट चेंज हो रहा है तब भी इसका मास सेम रहता है? दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे सही से। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्टेट चेंज हो जाता है तब भी उसका मास सेम रहता है? स्टेट चेंज होता है, स्टेट इन द सेंस कैसे बोल रहे हो, मतलब जैसे मैम कोई आइस है वो वाटर में बदल गया तो उसका स्टेट चेंज हो गया। मास सेम रहेगा, ठीक है, मास में चेंज नहीं होगा, मैटर कंटेंट सेम है,
वेट अलग है, ठीक है। तो मैम जब किसी कहते वुड वुड को जलाते हैं तो वो जब अच्छा राख में बदलती है तो उसका तो मैम मास चेंज हो जाता है फिर। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है, मास चेंज होगा नहीं होगा? नो बताइए। मैम बिकॉज वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड बाय स्मोक आल्सो वो मैटर पार्टिकल्स लाइक चले जाते हैं। लाइक देखो, यस आपके पास देखिए क्या होता है कि, बिल्कुल सही मंताशा ने एक पॉइंट बोला है, एनर्जी इक्विवेलेंस एक आइंस्टाइन ने रिलेशनशिप दिया था, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर ऐसे करके। सो बेसिकली क्या है, जब आप उसको बर्न कर रहे हैं तो कुछ चीज बर्निंग में भी चली जाती है, कुछ उसका बच जाता है, लेकिन केमिकली अगर आप देख रहे हो वहां पे, अगर कंपेयर करोगे वुड को और उसकी जो ऐश बचती है लास्ट में, तो यस डेफिनेटली उनका मासेस अलग आएगा, लेकिन ओवरऑल विद एनर्जी उसमें पहले कितना था और उसका मैटर कितना था वो आपके पास सेम रहेगा। अब यहाँ हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम पर्सन को तो नहीं चेंज कर रहे, ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज कर रहे, उसको आप मेजर कर रहे हो अर्थ के ऊपर उसका मास कितना है, मून पे ले जाके आप मेजर कर रहे हो उसका मास कितना है, तो मास वहां सेम है, यहाँ कोई स्टेट नहीं चेंज हुआ है। तो अगर आप इन द सेंस ऑफ केमिकल या केमिस्ट्री की फॉर्म में देख रहे हैं तो यस वहां पर चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बट अगर सारा कंबाइन करके देखेंगे एनर्जी प्लस सारा जो मैटर कंपोज्ड जो भी उसके अंदर है वो सारा आपके पास इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। नाइस क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग के दरवाजे खोलने वाला क्वेश्चन है ये। चलो अब आगे चलते हैं, मास एंड वेट में डिफरेंस अब डिस्कस करेंगे। मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द ऑब्जेक्ट, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। मास चेंज नहीं होता जगह के हिसाब से, चेंज विद प्लेस डिपेंड्स अपॉन जी, वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जगह के हिसाब से वेट बदलेगा क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो जाता है ना। एसआई मास की केजी, सीजीएस ग्राम, वेट की क्या होती है न्यूटन एंड सीजीएस की क्या होती है डाइन। मास आप मेजर कर सकते हो विद वेइंग स्केल। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑलरेडी नोन मास के साथ आप कंपेयर कर सकते हो अननोन मास को, और जो एक्सपेरिमेंट या बैलेंस जिस पे आप मेजर कर रहे हो वो ट्राई किया जाता है कि वैक्यूम के अंदर किया जाए ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे ऑब्जेक्ट्स की वजह से वो अफेक्ट नहीं करे वहां पे, ठीक है। और आपके पास वेट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, आपको जी की वैल्यू चाहिए और मास चाहिए। मास कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वेट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज ऑल्सो फोर्स, फोर्स भी बोल सकते हैं ना आप, एमजी क्या है, फोर्स ही है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है सबको? यस अफरोज बोलो बेटा। मैम वेट इज अ स्केलर एंड बेस क्वांटिटी एंड मास वेक्टर एंड ड्राइव क्वांटिटी। यस ठीक है। Ma'am, mass is always constant at any place and any time. The weight of an object depends on the gravity at that place. बिल्कुल सही, वही बात है ना, जो सेकंड पॉइंट है यही लिखा है कि जी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जी पे डिपेंड ही नहीं करता, आप किसी भी जगह पे ले जाओ, ठीक है। तो मास तो है मैटर कंटेन जो है वो आपका जी पे डिपेंड नहीं करता, यस, बट उस पे फोर्स जो लगता है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स वो होता है वेट। जैसे मान लो प्लेनेट मून की वजह, मून सॉरी नॉट प्लेनेट, मून की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा और उसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होएगा। क्यों डिफरेंट होएगा? क्योंकि जी डिफरेंट होता है प्लेस टू प्लेस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस रिजवान बोलो बेटा। हैंड रेज किया ना आपने, यस मैम। बोलो। मैम मास की और वेट में जो डिफरेंस है मैम, मैम उसमें मैम हमने ये पढ़ा था कि बुक में कि मास जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा यस, मास आपके पास एज सच अगर आप बोलोगे जीरो इन द सेंस मतलब क्या है कि कोई चीज है ही नहीं, राइट, मैटर ही नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, उस सेंस में आप जीरो बोल सकते हो। बट यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर आप दूसरी जगह पे ले जाओगे, दूसरे प्लेनेट पे ले जाओगे, तो आप वहां ले जाके उसको जीरो नहीं कर सकते, या तो स्मॉल जो वहां पर उस प्लेनेट पे जी का वैल्यू है वो ही आपके पास क्या है। अच्छा जी से, स्मॉल जी से तो इफेक्ट ही नहीं होता, सीधी बात है। जीरो का मतलब बेटा ये होगा, अगर आप जीरो कर रहे हो ना कि आपके पास कुछ नहीं है, नथिंग, अगर कुछ है तो उसका मास रहेगा,
चाहे आप उसको यहाँ रखो चाहे दूसरे प्लेनेट पे रखो। इस सेंटेंस का मतलब ये है यहाँ पर। क्लियर है? यस मैम। ओके अब एक क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना होगा वेट? ABCD बताइए फटाफट। मैम 0। यस, क्योंकि वहां पर G का वैल्यू क्या होता है? 0। 0। ठीक है, तो 0 आंसर आएगा। ओके फ्री फॉल, अभी आपका टाइम हो गया, तो फ्री फॉल फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके मैम। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे ये। तो आप एक को क्वेश्चन करो, ये बताओ। Amit buys few gram of gold at the polls as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? आपको हिंट भी दिया है, बताइए क्या आंसर होगा। मान लीजिए अमित ने गोल्ड खरीदा पोल के ऊपर, उसने जो वेट वहां पर आया है उस गोल्ड का, उसके हिसाब से पैसे दे दिए। अब इक्वेटर पे आके तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जो वेट वहां मेजर कर रहा था इक्वेटर पे क्या हो जाती है? जी की वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ पर वेट की वैल्यू कम आएगी। वो मांग रहा है जितना वेट के हिसाब से वो खरीद के लाया उतने ही पैसे मांग रहा है, तो वो देगा क्या? नहीं नो देगा। मैम। ठीक है, नहीं देगा। तो रीजन यही है, आपके पास जो जी एट पोल है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जी एट इक्वेटर। सो ऑब्वियस सी बात है एम जी एट पोल इज ग्रेटर देन एम जी एट इक्वेटर, तो वो एग्री नहीं करेगा। Will the friend agree with the weight of the gold bought? No. ठीक है, क्लियर है सबको? इसी को आप क्या बोलते हो? वेट बोलते हो। ये आपके पास क्या है? वेट एट इक्वेटर एट पोल। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वैसे एडेड है आप लोगों के लिए, जो हमने मास और वेट पढ़ा है उससे रिलेटेड एडेड है, और जो जी सॉल्व किया है उससे रिलेटेड एडेड है। फ्री फॉल आप ऑलरेडी मोशन में पढ़ चुके हो, सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चंस आल्सो। मैं फुल पीपीटी जो मैंने बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इसको एक बार ट्राई करना। और फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। फिर आपके पास ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, थ्रस्ट, प्रेशर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ठीक है।